प्यारे बच्चों खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर सीनियर अकेडमी सोनगढ़ में ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बिजनेस मैनेजमेंट में हम लोगों ने 10 का अध्याय शुरू कर रखा था। हमारा जो अध्याय चल रहा है वो 10 का है। 10 का चैप्टर हम लोगों ने शुरू कर रखा था। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो हम स्वीकृति के बारे में पढ़ेंगे। स्वीकृति संबंधी जो प्रावधान होते हैं उनके बारे में। स्वीकृति संबंधी प्रावधान, स्वीकृति संबंधी जो प्रावधान होते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रस्ताव के बारे में पढ़ा था। प्रस्ताव के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि प्रस्ताव जो है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट करना ही प्रस्ताव कहलाता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे प्रस्ताव जो होता है उसमें महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं वो दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। इनके बारे में हमने बताया था। एक व्यक्ति जो होता है दूसरे के सामने अपना जो प्रपोजल रखता है उसको हम प्रस्ताव कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रस्ताव के लिए स्वीकृति बहुत ही आवश्यक होती है। आप जानते हो प्रस्ताव अलग से स्वीकृति, प्रपोजल, एक्सटेंशन और बराबर ठहराव, एग्रीमेंट, ये चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक व्यक्ति, एक पक्षकार जो होता है, प्रस्ताव रखने वाला प्रस्ताव होता है, उसको जो स्वीकार करता है वो प्रस्ताव ग्रहीता होता है। तो इस प्रकार से प्रस्ताव प्लस स्वीकृति बराबर ठहराव। अगर प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं मिलती है तो ठहराव का निर्माण नहीं होता, और ठहराव का निर्माण नहीं होता तो अनुबंध का निर्माण भी नहीं होता। तो इस प्रकार से प्रस्ताव के लिए स्वीकृति बहुत आवश्यक होती है, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, ये बहुत ही आवश्यक होती है। क्योंकि स्वीकृति के बगैर प्रस्ताव का कोई भी महत्व नहीं होता, आगे की प्रक्रिया नहीं होती। इस प्रकार से ये कह सकते हैं प्रस्ताव तथा स्वीकृति दोनों एक दूसरे के पहलू होते हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे होते हैं। यानी प्रस्ताव अगर स्वीकृति नहीं होती है तो स्वीकृति के बगैर आगे ठहराव नहीं बन पाता, और आगे की जो अनुबंध की जो प्रक्रिया होती है, एक वैध अनुबंध के निर्माण की जो प्रोसेस होती है वो वहीं पे रुक जाती है। अब महत्वपूर्ण बात ये आती है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के सामने जो प्रस्ताव रखा जाता है, जिस व्यक्ति के समक्ष अर्थात प्रस्ताव ग्रहीता जो होता है उसके समक्ष जो प्रस्ताव रखा गया है उसको स्वीकृति देते समय, स्वीकृति प्रदान करते समय कुछ महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं उनका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है, वरना स्वीकृति वैध नहीं होती और सही स्वीकृति नहीं होने पे अनुबंध का निर्माण नहीं होगा। इस प्रकार से स्वीकृति प्रदान करते समय या स्वीकृति के लिए महत्वपूर्ण बातें या महत्वपूर्ण जो प्रावधान होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। पहला जो आता है वो है स्वीकृति पूर्ण तथा शर्त रहित तो होनी चाहिए। शर्त रहित होनी चाहिए। इस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने जो प्रस्ताव रखता है तो प्रस्ताव ग्रहीता द्वारा जो स्वीकृति प्रदान की जाती है वो किसी भी प्रकार की शर्त के आधार पे नहीं दी जानी चाहिए। पहली बात तो स्वीकृति अधूरी नहीं होनी चाहिए, पूर्ण तथा स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए। और दूसरी, स्वीकृति जो है वो शर्त रहित होनी चाहिए। अगर शर्त के आधार पे किसी भी प्रकार की स्वीकृति प्रदान की गई है तो वह वैध नहीं है, मान्य नहीं होगी, अनुबंध का निर्माण नहीं कर पाएगी। दूसरा जो आता है वो है यदि प्रस्तावक द्वारा
स्वीकृति के लिए कोई निश्चित विधि तय की है, विधि तय की गई है, तो स्वीकृति निश्चित शर्तों के अंतर्गत ही दी जानी चाहिए। अगर प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति की कोई विधि तय नहीं की गई है तो स्वीकृति प्रचलित या परंपरागत जो विधि होती है उसके अनुसार ही दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से दूसरा जो क्वेश्चन अपना जो बिंदु आता है इसमें मेन जो बातें आती हैं, एक है स्वीकृति के लिए कोई विधि तय की गई है और दूसरा आता है स्वीकृति के लिए कोई विधि तय नहीं की गई है। तो इस प्रकार से अगर स्वीकृति के लिए कोई विधि तय की गई है तो स्वीकृति उसी विधि या शर्त के अनुसार ही दी जानी चाहिए। जो भी विधि या शर्तें जो तय की गई है उसके अनुसार ही स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। अगर स्वीकृति की कोई भी विधि अगर तय नहीं की गई है तो उचित तथा प्रचलित विधि के अनुसार ही स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से स्वीकृति उचित विधि के द्वारा प्रदान की जानी चाहिए या तय की गई विधि के अनुसार ही दी जानी चाहिए। तीसरा जो है स्वीकृति का माध्यम क्या होता है। स्वीकृति जो है वो स्पष्ट या ग्रहित या आचरण द्वारा दी जा सकती है, आचरण द्वारा दी जा सकती है, आचरण द्वारा दी जा सकती है। इस प्रकार से प्रस्तावग्रहीता के समक्ष जो प्रस्ताव रखता है उस पे स्वीकृति होती है वो स्पष्ट रूप से दी जा सकती है, यानी स्वीकृति लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है तथा आचरण द्वारा घटित कार्य तथा जो आचरण द्वारा जो प्रकट होता है उसे गर्भित बोलते हैं। तो आचरण द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। चौथा है स्वीकृति निश्चित समय पर ही दी जानी चाहिए, समय पर ही दी जानी चाहिए। स्वीकृति जो है वो निश्चित समय के ऊपर ही दी जानी चाहिए। ध्यान रहे हम लोग पढ़ रहे हैं स्वीकृति से संबंधित प्रावधान, ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है, यानी प्रस्ताव ग्रहीता जो होता है, प्रस्तावक का जो प्रस्ताव होता है उस पे अपनी स्वीकृति देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका पालन करना चाहिए या अनुबंध अधिनियम द्वारा कौन कौन से प्रावधान लागू किए गए हैं उनका पालन किया जाना चाहिए। इस क्रम में चौथा जो बिंदु आता है वो आता है स्वीकृति निश्चित समय पर ही दी जानी चाहिए। प्रस्तावक द्वारा जो प्रस्ताव ग्रहीता के सामने प्रस्ताव रखा जाता है तो उसकी स्वीकृति जो होती है वो निश्चित निर्धारित समय के ऊपर ही दी जानी चाहिए। समय निकल जाने के बाद में उस स्वीकृति का कोई भी महत्व नहीं रह जाता और एक वैध अनुबंध का निर्माण नहीं हो पाता है। उसके बाद में स्वीकृति पांचवा बिंदु जो हमारा है स्वीकृति प्रस्ताव को जानकर ही दी जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्रस्ताव को जाने बिना ही
स्वीकृति प्रदान कर देता है, प्रदान कर देता है यदि कोई व्यक्ति प्रस्ताव को जाने बिना ही स्वीकृति प्रदान कर देता है तो उसको स्वीकृति नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से जिस व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है, जिस प्रस्ताव ग्रहीता के समक्ष जो प्रस्ताव रखा जाता है, तो प्रस्ताव ग्रहीता जो होता है प्रस्ताव को सही प्रकार से समझे, उसके ऊपर विचार विमर्श करे और उसके बाद में उसी व्यक्ति के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए जिस व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव रखा गया है। अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा अगर उस पर कोई स्वीकृति प्रदान की जाती है तो वह स्वीकृति नहीं मानी जाएगी और एक वैध अनुबंध का निर्माण नहीं होगा। छठा बिंदु जो इसके अंतर्गत आता है वो है यद्यपि स्वीकृति की अनेक विधियां तय की जा सकती है, परंतु स्वीकृति उचित माध्यम के द्वारा ही दी जानी चाहिए। यद्यपि मौन रहना या चुप रहना इसको स्वीकृति नहीं माना जाता और इससे वैध अनुबंध का निर्माण नहीं होता। इसके लिए अपवाद भी है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें मौन रहना भी स्वीकृति मान ली जाती है क्योंकि उससे कानून का निर्माण होता है, वैध अनुबंध का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए जैसे एक मकान जो मालिक होता है वो अपने किराएदार से बोलता है कि अगले महीने में 500 रुपए किराए के बढ़ा रहा हूं, 500 रुपए किराए में वृद्धि कर रहा हूं, आपको मंजूर है तो ठीक है और मंजूर नहीं हो तो मकान को खाली कर देना। तो इस प्रकार से किराएदार जो होता है वो कुछ भी नहीं बोलता, मौन रहता है, चुप रहता है, लेकिन नेक्स्ट जो मंथ आता है उसको मकान भी खाली नहीं करता है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ ये होता है कि उसने मकान मालिक का जो प्रस्ताव होता है वो स्वीकार कर लिया है। हाँ कि किराएदार जो होता है वो मौन होता है लेकिन उसके बावजूद भी उसने जो मकान है उसको खाली नहीं किया है। इसका अर्थ ये होता है कि उसने सब उसको स्वीकार कर लिया, यानी कि वो मौन रहता है लेकिन इसके बावजूद भी मकान मालिक जो होता है उसका जो प्रस्ताव होता है वो स्वीकार माना जाएगा क्योंकि इस प्रकार के तथ्य होते हैं वो वैधानिक दायित्व का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से कभी कभी मौन रहना भी स्वीकृति मान लिया जाता है। सातवां जो बिंदु आता है वो है स्वीकृति का संवहन उचित माध्यम द्वारा ही किया जाना चाहिए। माध्यम द्वारा ही किया जाना चाहिए, स्वीकृति का संवहन जो होता है वो उचित माध्यम के द्वारा ही किया जाता है। अगर स्वीकृति के लिए कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं है, अधिकृत व्यक्ति को तय नहीं किया गया है तो भी स्वीकृति जो है वो उचित माध्यम से ही प्रदान की जानी चाहिए, वरना स्वीकृति जो है वो स्वीकार
नहीं की जाएगी और एक वैध अनुबंध का निर्माण नहीं होगा। इस प्रकार से स्वीकृति जो होती है अधिकृत व्यक्ति इस स्वीकृत सूचना प्रभावहीन होती है। इस प्रकार से प्रस्ताव में स्वीकृति का माध्यम जो होता है वो उचित होना चाहिए और प्रभावशाली स्वीकृति होनी चाहिए। इस प्रकार से स्वीकृति का जो उचित माध्यम अगर निर्धारित नहीं किया गया है तो अनाधिकृत जो व्यक्ति होता है उसके द्वारा स्वीकृति की जाती है तो स्वीकृति मान्य नहीं होती। इस प्रकार से स्वीकृति जो है उचित माध्यम के द्वारा प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा ही स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। वर्तमान समय के अंदर देखें तो आजकल डाक द्वारा जो स्वीकृति व्यवहार में डाक द्वारा स्वीकृति जो होती है वो प्रचलन में होती है। डाक द्वारा स्वीकृति प्रचलन में होती है। अगर प्रस्ताव को स्वीकृति देरी से भी प्राप्त होती है, स्वीकार करता होता है वह अगर जवाब देता है अगर देरी से भी प्राप्त होती है तो उसके अंदर सही अगर पता लिखा जाता है तो प्रस्ताव के उस स्वीकृति को मानने के लिए बाध्य होता है। इसके अलावा टेलीफोन पे स्वीकृति होती है ये भी बाध्य होती है। प्रस्ताव को स्वीकार करता जो होता है स्वीकृति देने वाला होता है उसकी आवाज अगर सही प्रकार से सुनाई दे देती है तो उसी प्रकार से वो स्वीकृति मान ली जाती है। तो इस प्रकार से स्वीकृति संबंधी जो अनेक प्रकार के जो महत्वपूर्ण जो प्रावधान होते हैं इनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। स्वीकृति संबंधी जो प्रमुख प्रावधान हम लोगों ने पढ़े हैं उनमें जैसे स्वीकृति पूर्ण तथा शर्त रहित होनी चाहिए। अगर स्वीकृति के लिए कोई विधि तय की गई है तो स्वीकृति उचित विधि के अनुसार ही दी जानी चाहिए, अन्यथा किसी प्रचलित विधि के अनुसार प्रदान की जानी चाहिए। तीसरा जो मैंने आपको बताया वो है स्वीकृति स्पष्ट लिखित या उचित आचरण के द्वारा भी प्रदान की जा सकती है। चौथा मैंने आपको बताया कि स्वीकृति जो है वो निश्चित समय में प्रदान की जानी चाहिए। समय निकल जाने के बाद में स्वीकृति का कोई भी महत्व नहीं होता है। पांचवा हम लोगों ने पढ़ा है कि स्वीकृति उसी व्यक्ति के द्वारा प्रदान की जानी चाहिए जिस व्यक्ति को स्वीकृति के लिए प्रस्ताव किया गया है, उसी व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए, अन्यथा स्वीकृति जो है वो मान्य नहीं होती। एक और जो है स्वीकृति जो है वह उचित माध्यम के द्वारा दी जानी चाहिए। उसकी शर्तें भी तय की जा सकती हैं, लेकिन मौन रहना जो होता है उसको स्वीकृति नहीं माना जाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि मौन रहना भी स्वीकृति मानी जाती है क्योंकि वो कानून का निर्माण करती है और एक वैध अनुबंध जो होता है उसकी स्थापना उसके द्वारा होती है। उसके बाद में स्वीकृति का जो संबंध होता है वो उचित व्यक्ति के द्वारा ही किया जाना चाहिए। अनाधिकृत व्यक्ति जो होता है उसके द्वारा स्वीकृति का सेवन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो अप्रभावशाली होती है, मान्य नहीं होती। इस प्रकार से उचित माध्यम जो होता है उसके द्वारा ही स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। आजकल वर्तमान समय के अंदर डाक द्वारा जो स्वीकृति होती है उसको उचित माना जाता है, या टेलीफोन के द्वारा हम लोग बातचीत करते हैं या प्रस्ताव देता जो होता है वो स्वीकृति करता है और प्रस्ताव को उसकी आवाज सुनाई देती है तो उसको भी स्वीकृति मान लिया जाता है। इसके बाद में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता, ये हम लोग पढ़ेंगे। पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता का तात्पर्य उस वैधानिक क्षमता से होता है। पक्षकार जो होते हैं उसमें अनुबंध करने की क्षमता जो होती है उसका उस वैधानिक क्षमता से होता है। अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 के अनुसार पक्षकारों में अनुबंध करने की जो क्षमता होती है वह अवयस्क नहीं होना चाहिए, यानी वह व्यस्त होना चाहिए, स्वस्थ
मस्तिष्क का होना चाहिए, न्यायालय द्वारा या राजनीति द्वारा उसको अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। इस प्रकार से नेक्स्ट बिंदु जब हम लोग पढ़ेंगे वो एक अनुबंध करने की क्षमता किनमें होती है, या अनुबंध करने के अयोग्य व्यक्ति कौन कौन से होते हैं, व्यर्थ ठहराव या व्यर्थ अनुबंध कौन कौन से होते हैं, ये चीजें जो हैं वो उसके अंदर हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम लोगों ने 2 टॉपिक आपके पूरे कर दिए हैं। पहला टॉपिक मैंने आपको बताया था प्रस्ताव संबंधी वैधानिक प्रावधान, और दूसरा हमने कंप्लीट किया है वो है स्वीकृति संबंधी वैधानिक प्रावधान। इसका जो नेक्स्ट आता है वो आता है पक्षकारों में अनुबंध करने की जो क्षमता होती है उसके संबंध में टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।